नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट। दुनिया में सुलगते वॉर फ्रंट्स की हर अहम खबर आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले उन बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं जिन पर हमारी खास तौर पर नजर रहने वाली है। तो पहली खबर की चर्चा करेंगे, बात मिडिल ईस्ट की होगी। मिडिल ईस्ट में जंग अब तेल और गैस के मुद्दे पर आ चुकी है। अमेरिका ने ईरान को झुकाने के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। हॉर्मुज पर नाकेबंदी भी शुरू कर दी है, हालांकि इससे कोई फायदा हुआ नहीं है और आखिरकार अमेरिका ने बेहद कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए, जिन्हें फेल करने के लिए ईरान ने प्लान भी तैयार कर लिया है। रिपोर्ट्स ये कहती है कि ईरान ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे ट्रंप की साख मिट्टी में मिल जाएगी। उन्हें वैश्विक स्तर पर तो हार का मुंह देखना ही पड़ेगा, घरेलू स्तर पर भी ट्रंप की विश्वसनीयता निम्नतम स्तर पर होगी। आज हम आपको मुस्तफा के नए प्लान के बारे में समझाएंगे। वही दूसरी खबर, ईरान में कट्टरपंथियों और लोकतांत्रिक सरकार के बीच में टकराव की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। मुस्तफा के सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आने से इन खबरों पर और भी ज्यादा ब्रेक भी लगता है और हवा भी मिलती है कई बार। सवाल यह है कि कहीं मुस्तफा की सुरक्षा संभाल रही IRGC मुस्तफा के नाम पर केवल अपना ही एजेंडा तो लागू नहीं करना चाहती है। इन सब के बीच में ईरान के एक पूर्व मंत्री ने बेहद खतरनाक भविष्यवाणी कर दी है। ईरान के पूर्व मंत्री ने आशंका जताई है कि ईरान में घरेलू विद्रोह और जंग एक साथ हो सकती है। आज हम आपको ईरान प्रशासन में बढ़ती दरार के बारे में भी समझाएंगे। वही तीसरी खबर यूरोप से है, जहां यूक्रेन और रूस के बीच बीते 4 साल से ज्यादा समय से जंग की आग धधक रही है। रूस ने जंग में अपनी भारी सेना और सैन्य संसाधन झोंक दिए। यूक्रेन में भारी तबाही भी मचाई है, लेकिन यूक्रेन ने अपनी ड्रोन फोर्स को इस हद तक विकसित कर लिया है कि रूस के लिए वो सिरदर्द है और अब मजबूरन रूस को भी ड्रोन नीति में बड़ा बदलाव करना पड़ा। आज हम आपको रूस की परमाणु नीति के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर और आपको विस्फोट की पहली खबर बताती हूँ। और खबर यह है कि यूएस में तेल और गैस के प्रोडक्शन से जुड़ी हुई जानकारी आ रही है, जहां अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट का बयान सामने आ गया है। यूएस में उच्चतम स्तर पर है तेल और गैस का प्रोडक्शन, ये क्रिस राइट का कहना है। उनका कहना है, अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी हैं जो ये कह रहे हैं कि यूएस में उच्चतम स्तर पर तेल गैस का प्रोडक्शन है और यूएस दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस का प्रोड्यूसर बन गया है। लेकिन सच ये है, वो कुछ भी बयान दे दें, सच ये है कि अमेरिका पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में लगी हुई जंग की आग में किसी तरीके से वो जो दाम है उसे फिक्स करवा पाए, जो कि अब लगातार घटते बढ़ते जा रहे हैं। वह ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव का बयान भी सामने आया है। परमाणु हथियारों के मुद्दे पर मोहसिन रेजाई का बयान आया है कि ट्रंप के फैसलों से लोगों में परमाणु हथियार हासिल करने की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई है। यह रेजाई की तरफ से बयान आया है। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उसके बाद अब इस फैसले से लोगों में परमाणु हथियार हासिल करने की इच्छा और प्रबल हुई है। परमाणु सुरक्षा बनाने के बजाय ट्रंप ने परमाणु असुरक्षा पैदा कर दी है। तो ये बड़ा बयान मोहसिन रेजाई का सामने आया है, जो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के नकारात्मक बयानों की वजह से अब लोगों की इच्छाएं तीव्र हो गई हैं कि किसी तरीके से ईरान परमाणु हथियार हासिल कर ले, जबकि करना यह था डोनाल्ड ट्रंप को कि परमाणु सुरक्षा बनाते, लेकिन ट्रंप ने परमाणु असुरक्षा की भावना को पैदा कर दिया है, प्रबल कर दिया है। दूसरी तरफ एनर्जी क्राइसिस को लेकर के अमेरिका की तरफ से बयान आ रहे हैं कि अमेरिका सबसे नंबर 1 स्थिति में है। इसी अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस कल तक ये दावा कर रहे थे कि हमारी जो अब प्राथमिकताएं हैं वो चेंज हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। हमारी प्राथमिकता ये है कि हम हॉर्मुज से जहाजों को गुजरने दें और जो प्राइस है उन्हें किसी तरीके से रेगुलेट कर सके। अब हालांकि अमेरिका अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए बयानबाजी जरूर करता है, लेकिन दुनिया सच जान रही है। वह ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी का बयान आया है। मोहसिन रेजाई की अमेरिका को बड़ी चुनौती है, ईरान की मजबूती से रक्षा करेंगे, मोहसिन रेजाई कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेनाओं को ईरान में अमेरिकी सेनाओं को ईरान में हम कदम नहीं रखने देंगे। अमेरिकी ईरान में अतिरिक्त फोर्स ना भेजें, क्योंकि हम उन पर हमला करेंगे। चेतावनी सीधे सीधे जारी कर दी गई है। दोनों ही देशों के बीच में 60 दिनों तक हमला ना करने को लेकर के सहमति बनी थी। हालांकि ये सीज फायर इस दौरान कई बार टूटा है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी ईरान में अतिरिक्त फोर्स ना भेजे और अगर उन्होंने भेजे तो और ज्यादा हमले किए जाएंगे। ये मोहसिन रेजाई का बयान था। वहीं ट्रंप के आर्थिक युद्ध वाले बयान पर भी ईरान ने 2 टूक कह दिया है कि अमेरिका का आर्थिक अटैक वाला शिगुफा फुस है। अमेरिका की आर्थिक हमले वाली फिल्म पुरानी है। ईरान ने आर्थिक प्रतिबंध की फिल्म पहले ही देखी है। पाबंदियां विफल रही हैं और आर्थिक युद्ध भी फेल होगा। ट्रंप की धमकी और धौस हॉर्मुज की लहरों में बह गए हैं।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खिल्ली भी उड़ा दी है। ये बड़ी जानकारी आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि जो ईरान को ये अमेरिका की तरफ से धमकियां आ रही हैं कि पाबंदियां और बढ़ा दी जाएंगी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पिछले कई सालों से, कई दशकों से इन पाबंदियों को झेलते आ रहे हैं। एक और पाबंदी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। सीधे तौर पर उन्होंने इसका मजाक उड़ा दिया है। ईरान के हर नेता का यही बयान आ रहा है कि अमेरिका की तरफ से लगाए जाने वाले नए सैंक्शन से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक लंबे वक्त से वो सैंक्शन का शिकार है। खाड़ी जंग के बीच में ईरान की शक्ति और ज्यादा प्रचंड हो गई है। ईरान ने एक साल में हथियार उत्पादन 2 गुना कर दिया, स्पीड को बढ़ा दिया है। डिफेंस प्रोडक्शन में भी ईरान ने जबरदस्त इजाफा कर लिया है। ये सब कुछ तब जब हमले उस पर हुए। हमलों के बावजूद हथियार उत्पादन में एक बड़ा उछाल देखने को मिलता है ईरान के भीतर। जंग में अमेरिका इजराइल का मिशन विफल रहा है और ईरान की ताकत घटने के बजाय और ज्यादा बढ़ते चली गई है। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई की हुंकार भी देखने को मिली है। वो सीधे ये कह रहे हैं कि ईरान की ताकत घटी नहीं है, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। जंग में अमेरिका इजराइल का मिशन पूरी तरीके से फेल साबित हो गया है। हमलों के बावजूद हमने हथियार उत्पादन में एक बड़ा उछाल हासिल कर लिया है और ईरान ने, सच यही है कि ईरान ने एक साल में हथियार उत्पादन अपना 2 गुना किया है और डिफेंस प्रोडक्शन में भी ईरान ने जबरदस्त इजाफा कर लिया है। इसी वजह से वो अभी भी जंग में टिके हुए नजर आते हैं। अमेरिका को लेकर के रिपोर्ट्स में दावे किए जाते हैं, उन्हीं की मीडिया की रिपोर्ट्स में, कि उनके पास हथियार कम पड़ गए हैं। और ईरान को लेकर के पश्चिमी मीडिया ये दावा करता है कि उनकी अभी भी क्षमता बहुत ज्यादा है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध तो शुरू कर दिया, लेकिन इसे खत्म करना ट्रंप के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनते जा रहा है। ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब जो खबरें सामने आई है उससे अमेरिका की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। सवाल यह है कि आखिर ईरान का वो प्लान क्या है जिससे अमेरिका के प्रतिबंधों की धार को कुंद किया जा सकता है। हालांकि ये कहा जा रहा है बार बार ईरान की तरफ से कि सेंसरशिप आज से थोड़ी ना हमारे ऊपर लगी हुई है, दशकों से लगी हुई है, तो हमें क्यों बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसी वजह से वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। वही ईरान की अमेरिका को एक बड़ी धमकी देखने को मिली है। अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल प्लान की तस्वीरें जारी कर दी गई है। ईरानी मीडिया की तरफ से ये प्लान की तस्वीरें जारी की गई है। आप देखते होंगे बार बार सेंटकॉम कुछ तस्वीरें जारी करता है अमेरिका से। ये प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स होती है ईरान के ऊपर, तो ईरान भी उसी भाषा में जवाब देता है। अब ईरान की तरफ से अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल प्लान की तस्वीरें जारी कर दी गई हैं, ताकि ये अमेरिका के ऊपर प्रेशर बढ़ा सके कि अगर आप सेंटकॉम की तरफ से रिफ्यूलिंग की तस्वीरें जारी करवाएंगे तो हम भी तो तैयार बैठे हुए हैं। सच ये है कि दोनों ही देश फिलहाल फुल स्केल वॉर में पड़ना ही नहीं चाहते हैं। ईरान बहुत ज्यादा नुकसान झेल रहा है, वो इस युद्ध में नहीं आना चाहता है, और अगर आता है तो उसकी तैयारी पूरी है। अमेरिका में नवंबर में मिडटर्म इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन के पहले पहले ऐसा कोई भी बड़ा कदम ना उठाया जाए अमेरिका या फिर इजराइल की तरफ से, जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है। अब सेंसरशिप को लेकर के तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन इससे क्या सच में ईरान को फर्क पड़ेगा, इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग को जितना आसान समझा था, वो वास्तव में उतनी आसान नहीं रही। अमेरिका के हर हथियार और हर वार का ईरान ने जबरदस्त और कभी कभी उससे कहीं ज्यादा भीषण तरीके से जवाब दिया। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिकी सैन्य बेसों के साथ साथ खाड़ी देशों के अहम ठिकाने भी तबाह और बर्बाद हो गए। जंग के दौरान सबसे अहम मुद्दा बनकर उभरा हॉर्मुज स्ट्रेट, वो समुद्री रास्ता जहां से होकर दुनिया को करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। जंग के पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि हॉर्मुज पर शिकंजा कसकर ईरान दुनिया को टेंशन देगा, और जंग के दौरान ईरान ने ठीक वैसा ही किया।
ईरान ने समझौते में शर्त रखी कि उसे हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक से टोल वसूलने की इजाजत दी जाए। हालांकि बाद में उसने टोल की जगह वसूले जाने वाले पैसों को सर्विस चार्ज नाम दिया, जो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सेवाएं देने, सुरक्षा देने और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर वसूला जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर ईरान और ओमान काम कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका हमेशा से ही शिपिंग ट्रैफिक से पैसे वसूलने के खिलाफ रहा है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज खुला हुआ है, उस पर अमेरिका का कब्जा। ट्रंप ने एक मैप भी सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ ही ईरान, ओमान और यूएई के कुछ हिस्सों को अपना हिस्सा दिखाया गया। अमेरिका ने ईरान के तेल और गैस के कारोबार को नुकसान पहुंचाने के मकसद से ईरान पर प्रतिबंध लगाए, हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी की, ईरान की ओर आने और जाने वाले जहाजों पर रोक लगाना शुरू किया। हालांकि ट्रंप का दावा है कि ईरान की आर्थिक रीढ़ तोड़ने में उन्हें काफी हद तक कामयाबी मिली, जबकि रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान के कारोबार को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए आदेश जारी किए और नहीं मानने वाले जहाजों पर हमले शुरू किए। हालांकि अमेरिका ने हॉर्मुज में जहाजों पर हमले के विरोध में ईरान पर जबरदस्त अटैक किए। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास स्थित ईरान के सैन्य ठिकानों, रडार स्टेशन और निगरानी केंद्रों पर अटैक किया। दावा भी हमलों की वजह से ईरान की हॉर्मुज में निगरानी क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ अपने मिशन को कामयाब बताती है, लेकिन अक्सर राष्ट्रपति ट्रंप के बयान उनकी परेशानी को जाहिर कर देते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान के खिलाफ बड़े हमलों की चेतावनी दी। उन्होंने पिछले साल हुए हमलों का जिक्र किया और अपने बेहद खतरनाक हथियार यानी B-2 स्प्लिट स्टेल्थ बॉम्बर से हमले की चेतावनी दी। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन जानकारी है कि मुस्तफा ने अमेरिका के प्लान को फेल करने की पूरी योजना बना ली। दावा किया जा रहा है कि मुस्तफा नवंबर 2026 तक संघर्ष जारी रखना चाहते हैं, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को आर्थिक फ्रंट पर फंसाया जा सके। इस दौरान उनकी कोशिश हॉर्मुज के सभी अल्टरनेटिव रूट्स को ब्लॉक करना होगा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक डी-डे प्लान का ऐलान किया, जिसके तहत बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए गए। हालांकि ट्रंप का आर्थिक डी-डे प्लान फेल हो सकता है, क्योंकि मुस्तफा ने ट्रंप के खिलाफ ऐसा आर्थिक चक्रव्यूह रचा है जिसमें फंसकर ट्रंप सिर्फ ईरान के फ्रंट पर ही नहीं हारेंगे, बल्कि अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप हर मंच से यह ऐलान कर रहे हैं कि हॉर्मुज अब अमेरिका का क्षेत्र है, लेकिन वास्तव में वो ईरान से जंग के दौरान खड़े हुए उस रडार को छिपाने का प्रयास करते हैं जिसमें उनके वोटर्स छिटक सकते हैं। यानी अमेरिका की सत्ता पर राष्ट्रपति ट्रंप की पकड़ कमजोर हो सकती है और नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ सकता है। शायद अपने डर को छिपाने और अपने प्रशंसकों को भ्रम में रखने के लिए ट्रंप ईरान को हराने वाले बयान देते रहते हैं, लेकिन अब मुस्तफा ने हॉर्मुज में ऐसा भंवर तैयार किया है जिसमें फंसकर न सिर्फ ट्रंप को ईरान के फ्रंट पर फाइनल शिकस्त झेलनी पड़ेगी,
बल्कि मध्यावधि चुनाव में उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दावा है कि मुस्तफा नवंबर 2026 तक संघर्ष जारी रखना चाहते हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप को आर्थिक फ्रंट पर फंसाया जा सके। इस दौरान उनकी कोशिश हॉर्मुज के सभी अल्टरनेटिव रास्ते रूट्स को ब्लॉक करना होगा ताकि खाड़ी से तेल की सप्लाई शून्य पर आ जाए। और अगर ईरान इसमें कामयाब हुआ तो अमेरिका समेत दुनिया भर में तेल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकते हैं। कच्चे तेल की सप्लाई बंद हुई तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी और अगर तेल की कीमतें बढ़ी तो महंगाई दर आसमान छूने लगेगी। मुस्तफा खामनेई के इस प्लान को ट्रंप के डी-डे अर्थव्यवस्था की काट माना जा रहा है, जिसके जरिए वो ईरान की अर्थव्यवस्था को बहुत भारी नुकसान पहुंचाने के प्रयास में थे। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के खिलाफ घोषित इकोनॉमिक डी-डे प्लान को चीन ने तो खारिज ही कर दिया है। चीन ने साफ साफ कहा है कि वो अमेरिका के एक तरफा प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि इसका अंतर्राष्ट्रीय कानून या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई आधार नहीं है। बताया जा रहा है कि यूरोपीय संघ ने ईरान पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की थी। हालांकि जॉर्जिया ने ईयू के नए प्रतिबंधों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। जॉर्जिया ने माना है कि नए प्रतिबंध उसके राष्ट्रीय हित में नहीं है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपनी एक पोस्ट में लिखा है कि 14 साल पहले इतिहास के सबसे कठोर प्रतिबंध लगे जो नाकाम रहे। 8 साल पहले अधिकतम दबाव डाला गया जो नाकाम रहा। 5 महीने पहले बिना शर्त आत्मसमर्पण की धमकी देकर डराया गया, ये भी नाकाम रहा। आज अब तक का सबसे विनाशकारी आर्थिक अभियान शुरू हुआ है, इसका भी नाकाम होना तय है। अरागची का ये पोस्ट बताता है कि प्रतिबंध ईरान के लिए कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी उन्हें झेल चुका है और ट्रंप के नए प्रतिबंधों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अमेरिका की कोई शर्त मानने वाला नहीं है। इस बीच जानकारी है कि अमेरिका का दबाव बहुत ज्यादा है। अमेरिका के ऊर्जा सचिव के अनुसार अमेरिका में तेल और गैस का प्रोडक्शन अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। ऊर्जा सचिव क्रिस राइट के अनुसार हॉर्मुज स्ट्रेट में रुकावटों की वजह से ग्लोबल एनर्जी पर दबाव बना हुआ है और अमेरिका किसी भी तरह एनर्जी के दामों को स्थिर रखना चाह रहा है। राइट ने एक पोस्ट में कहा कि अमेरिकी तेल और गैस वर्कर्स ने प्रोडक्शन को अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंचा दिया है, जिससे यूएस दुनिया का सबसे बड़ा तेल और नेचुरल गैस प्रोड्यूसर बन गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार हॉर्मुज में अमेरिका ने सीक्रेट शिपिंग कॉरिडोर बनाया है। उसने ईरान के हमलों से बचने के लिए सीक्रेट शिपिंग कॉरिडोर बनाया। इसी खौफ की वजह से रात में ही सीक्रेट कॉरिडोर से जहाज गुजर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हर रात 15 से 20 टैंकर ओमान के तट के पास आते हैं और एक दक्षिणी चैनल से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हैं। दावा यह भी है कि रोजाना करीब 1 करोड़ बैरल तेल हॉर्मुज से निकाला जा रहा है।
और अब आइए आपको बताते हैं कि हॉर्मुज पर ट्रंप की आखिरकार नजर क्यों टिक गई है। सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि तेल सप्लाई की लाइफलाइन हॉर्मुज स्ट्रेट है। दुनिया की करीब 20% तेल और एलएनजी सप्लाई हॉर्मुज से होकर के गुजरती है और रास्ते पर पकड़ यानी ऊर्जा सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। इसीलिए अमेरिका की इस पर निगाहें टिकी हुई है। ईरान पर दबाव भी बढ़ाना अमेरिका चाहता है। हॉर्मुज ईरान के लिए बड़ा रणनीतिक हथियार इस तरीके से हो जाएगा। असर कम हुआ तो ईरान की ताकत कमजोर पड़ जाएगी और ईरान कैसे भी कमजोर हो जाए ये अमेरिका चाहता है। वहीं तेल की कीमतों पर लगाम लगाना अमेरिका चाहता है। तनाव बढ़ते ही कच्चा तेल महंगा होता है, इससे अमेरिका को फायदा होगा। अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज खुला रहे, सप्लाई जारी रहे। पेट्रो डॉलर का ये पूरा खेल नजर आता है। खाड़ी देशों की सुरक्षा हो जाएगी। सऊदी, यूएई, कुवैत और कतर की सप्लाई का अहम रास्ता है ये। इसी वजह से हॉर्मुज की सुरक्षा यानी अमेरिका के जितने भी सहयोगी देश हैं उनकी सुरक्षा अमेरिका कर पाएगा। ईरान की सौदेबाजी को कमजोर करना भी अमेरिका चाहता है। हॉर्मुज पर प्रभाव अगर ईरान का घट जाता है तो ईरान पर प्रेशर बढ़ जाएगा। किसी समझौते में ईरान की सौदेबाजी शक्ति को कमजोर करना भी उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये उनकी पूरी तैयारी है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें हॉर्मुज पर टिकी हुई नजर आती है। वही खबर आपको बताती हूँ कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा दावा सामने आ गया है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध जीत लिया है, ये मसूद पेजेश्कियान की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका को हमने हरा दिया है, दुनिया ने हमारी जीत मान ली है, अब अमेरिका से जंग खत्म हो चुकी है। मसूद पेजेश्कियान का ये अब तक का सबसे बड़ा दावा सामने आ गया है, जिसमें वो पहली बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने इस युद्ध को जीत लिया। अभी तक हमने आपको कई बार ये बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने ईरान को हरा दिया। कम से कम 60 से 70 बार वो ये बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार बारी ईरान की। ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिका को हरा दिया है, हमने जीत दर्ज कर ली है और दुनिया हमारी जीत को मान रही है। वह ईरान में आर्थिक मामलों के पूर्व मंत्री की चेतावनी सामने आ गई है। पूर्व मंत्री एहसान खंडूजी का बड़ा बयान आया है। अगले महीने सिविल विद्रोह और जंग के संकेत है, खंडूजी कह रहे हैं। फ्यूल की कीमतें बढ़ने से ईरान में अशांति बढ़ेगी। हालांकि ईरान के अंदर के हालातों के बारे में ईरान कितना भी कह ले कि सब कुछ ठीक है, सच ये है कि बहुत सारे लोग खाने पीने की जो जरूरी चीजें हैं उन तक भी अपनी पहुंच नहीं रखते हैं। इसी वजह से पूर्व मंत्री एहसान खंडूजी ये कह रहे हैं कि अगले महीने तक सिविल विद्रोह भी हो सकता है और दूसरी तरफ ईरान जंग में भी रहेगा। फ्यूल की कीमतें बढ़ेंगी तो ईरान में अशांति ज्यादा बढ़ जाएगी। लोगों तक जरूरी चीजें नहीं पहुंच रही हैं, आवश्यकता अनुसार चीजें नहीं पहुंच रही हैं, महंगाई ज्यादा हो गई है, इस वजह से लोग भी परेशान हैं। हालांकि वो चाहते हैं कि अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत का बदला अमेरिका से लिया जाए, लेकिन अब वो सब खुद भी मौत की उस दहलीज पर जाकर के खड़े हो गए हैं जो भूखमरी की वजह से आ रही है। ईरान दावे करता है कि वहां सब कुछ ठीक है, सच ये है कि ईरान में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। वहीं सीज फायर के बावजूद इजराइल के हमले भी लगातार दक्षिणी लेबनान पर चल रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का एक बार फिर से हमला देखने को मिला है। बिंट जेबिल के हदाथा में इजराइल की तरफ से अटैक कर दिया गया है। इजराइल और लेबनान के बीच में बातचीत हुई, सीज फायर पर सहमति बन गई, लेकिन इजरायली सेना लगातार दक्षिणी लेबनान में कुछ इस तरीके से हमले करते जा रही है, जिसके पीछे की वजह भी वो बताते हैं। उनका कहना है कि उत्तरी इजराइल में हमारे ऊपर हमले होते हैं, इसलिए दक्षिणी लेबनान में हम हिजबुल्लाह को खत्म कर रहे हैं। बिंट जेबिल में हदाता में इजराइल की तरफ से ये अटैक कर दिया गया है। अब ये जानकारी भी मिल रही है कि दक्षिणी लेबनान में हमले जारी रखने को लेकर के सहमति जरूर बनी थी, लेकिन इजराइल अभी यहाँ पर अपने हमले रोकते हुए ना तो नजर आ रहा है और ना ही निकट भविष्य में वो रोकेगा। वहीं इजराइल का हमास को भी बड़ा झटका देखने को मिला है। मिलिट्री विंग का प्लाटून कमांडर अल हसनियात ढेर कर दिया गया है। अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी हसनियात की तरफ से। अल बलाह इलाके में इजरायली सेना का ये ऑपरेशन देखने को मिला है, जहां ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो अब हिजबुल्लाह हो या हमास हो, दोनों को ही सबक सिखाते हुए इजराइल नजर आ रहा है। एक तरफ वो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर लगातार बड़े अटैक कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसने हमास को एक बड़ा झटका दिया। मिलिट्री विंग के प्लाटून कमांडर अल हसनियात को ढेर कर दिया गया है, जो कि अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी फिर से एक बार सुरंगें खोदने की कोशिश कर रहा था। सुरंगों को जाल गाजा में बिछा करके रखा है हमास ने और उसे और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास हसनियात की तरफ से किया जा रहा था, जिसे अल बलाह इलाके में इजरायली डिफेंस फोर्स ने ऑपरेशन चला करके खत्म कर दिया है। हिजबुल्लाह हमास दोनों ही फ्रंट पर इजराइल मजबूती से डटा हुआ है। दूसरी तरफ
ईरान भले ही आज मजबूत स्थिति में दिख रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान भी अंदरूनी तौर पर टूट रहा है। ईरान में महंगाई चरम पर है, रोजमर्रा की चीजें लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान कई धड़ों में बंट रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जिस जंग का आगाज किया, वो देखने में भले ही उन्हें आसान लग रही हो, लेकिन वो किसी भी पक्ष के लिए आसान नहीं रही। अमेरिका को इस युद्ध में जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन की बारिश ने खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस पर तबाही मचाई। अमेरिका के करोड़ों रुपए के संसाधन ताश के पत्तों की तरह ढहते चले गए। ईरान ने जंग के दौरान अपनी रणनीति अपने हिसाब से, अपने संसाधनों के हिसाब से तैयार की थी। लिहाजा उसे कामयाबी भी हासिल हुई। ईरान के सस्ते ड्रोन की मार से अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की करोड़ों रुपए की मिसाइलें बर्बाद होती चली गई। अमेरिका को इस जंग में जबरदस्त नुकसान हुआ। अमेरिका पर उसके सहयोगी देशों का भरोसा भी टूटा। क्योंकि जंग के पहले ही अमेरिका ने खाड़ी देशों में जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे। लेकिन ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने उन्हें नाकाम साबित कर दिया। ईरान ने अरब देशों के अहम ठिकानों पर भारी तबाही मचाई। खाड़ी देशों के तेल और गैस के ठिकाने तबाह हुए। क्षेत्र को भी नुकसान हुआ। हालांकि नुकसान ईरान को भी उठाना पड़ा। ईरान के 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल ने बमबारी की। ईरान का शायद ही कोई इलाका बचा हो जहां अमेरिका या इजरायली बम ना गिरे। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ। तेल और गैस के ठिकानों को नुकसान हुआ। देश में जरूरी सामानों की किल्लत होने लगी। महंगाई आसमान छूने लगी और सबसे ज्यादा नुकसान देश की व्यवस्था के बीच आती दरार से हुआ।
ईरान ने अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के तुरंत बाद मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम नेता चुना। उनके दिशा निर्देशों के अनुसार ईरान के IRGC और सेना ने अमेरिका को जवाब दिया। हालांकि जंग के आगाज के बाद से ही मुस्तफा को प्रत्यक्ष रूप से किसी ने नहीं देखा और न ही उनकी आवाज को सुना। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान की मुस्तफा के साथ तस्वीरें सामने आई। पेजेश्कियान ने भी माना कि उन्होंने मुस्तफा से मुलाकात की, उनसे जरूरी निर्देश लिए। इसके अलावा मुस्तफा का भी एक वीडियो और सामने आया जिसमें वो देश के कुछ खास लोगों के साथ चर्चा करते दिखे। हालांकि इन वीडियो पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठे कि कहीं ये वीडियो युद्ध शुरू होने के पहले के तो नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार मुस्तफा घायल थे, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन वीडियो में उनके चेहरे या हाथों पर कोई खरोच नहीं दिखी और वो सामान्य तौर पर बातचीत करते दिखे। मुस्तफा के सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आने से सवाल ये खड़े होने लगे कि कहीं उनकी सुरक्षा संभाल रही IRGC उनके आदेशों की आड़ में देश की सभी व्यवस्थाओं पर अपना नियंत्रण तो स्थापित नहीं करना चाह रही और IRGC प्रमुख वाहिदी ही वास्तव में देश की व्यवस्थाओं को नियंत्रित कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही मुस्तफा की ओर से आदेश जारी किया गया जिसमें देश की सेनाओं में कई अहम पदों पर अनुभवी और कट्टरपंथी लोगों को तैनात किया गया। सवाल ये उठे कि कहीं मुस्तफा के नाम से जारी आदेश वास्तव में IRGC प्रमुख की ओर से तो जारी नहीं कर दिए गए। ये सवाल यूं ही नहीं उठे, बल्कि काफी समय से ये खबरें आ रही थी कि देश की कट्टरपंथी व्यवस्था और उसकी हिफाजत करने वाली IRGC की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। क्योंकि जहां एक तरफ कट्टरपंथी अमेरिका के साथ बातचीत का विरोध कर रहे हैं, तो वही पेजेश्कियान के नेतृत्व वाली सरकार अमेरिका से बातचीत कर युद्ध को खत्म करने के पक्ष में है। अयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे के दौरान भी कट्टरपंथियों ने राष्ट्रपति पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का विरोध किया। यहां तक की खबर है कि उनसे बदसलूकी भी की गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान की इस्लामिक सरकार और लोकतांत्रिक सरकार के बीच टकराव बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर भी ईरानी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चौंकाने वाला दावा किया। والا اون روزا البته هر ساختمون میرفتی جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه و حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو بناکن. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد. इस बीच ईरान के आर्थिक मामलों के पूर्व मंत्री एहसान खंडूजी का बयान सामने आया। खंडूजी के अनुसार ईरान में हालात ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी संकेत बताते हैं कि अगले महीने तक ईरान में सिविल विद्रोह और युद्ध दोनों होंगे। खंडूजी ने तर्क दिया कि देश में फ्यूल और एनर्जी की कीमतों में प्लान की गई बढ़ोतरी से ईरान में अशांति और बढ़ेगी। इस बीच राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान भी काफी अहमियत रखता है। उन्होंने भी युद्ध खत्म करने की वकालत की। पेजेश्कियान के अनुसार ईरान इस समय ताकत और सम्मान की स्थिति में है और अब युद्ध समाप्त करना बेहतर होगा। पेजेश्कियान ने एक बैठक में माना कि मौजूदा स्थिति में ईरान ताकत और सम्मान की स्थिति में है, इसलिए अब युद्ध को समाप्त करना बेहतर होगा। हालांकि राजनयिक बातचीत अभी भी रुकी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल दुनिया ईरान की जीत मान रही है। पेजेश्कियान ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका ने सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए ईरान के स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की आज दुनिया भर में आलोचना हो रही है। पेजेश्कियान ने कहा कि समझौते में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है जिसे आत्मसमर्पण कहा जा सके।
फिलहाल लोकतांत्रिक तौर पर चुनी गई सरकार अमेरिका के साथ समझौते को बेहतर मान रही है, जबकि ईरान के कट्टरपंथी हर हाल में अमेरिका से जंग करना चाह रही हैं। हाल ही में हुई सैन्य बलों के अहम पदों पर नियुक्तियां इस बात के संकेत भी देती हैं। हालांकि इन सब के बीच सवाल ईरान की अंदरूनी व्यवस्था को लेकर के भी उठ रही हैं कि क्या ईरान में वास्तव में सब कुछ ठीक नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान जीत का दावा तो कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कट्टरपंथी और उदारवादी धड़े के बीच बढ़ती दूरी देश को दीमक की तरह खोखला कर रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसकी जीत के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और विस्फोट में अब बात यूरोप की। यूरोप में जंग का एक और अहम मोर्चा सुलग रहा है। रूस और यूक्रेन जंग बीते 4 साल से ज्यादा समय से चल रही है और इसने दुनिया को जंग का न केवल नया चेहरा दिखा दिया है, बल्कि दुनिया को सिखा दिया है कि सस्ते ड्रोन से महंगी मिसाइलें तबाह कैसे की जा सकती हैं। कैसे यूक्रेन जैसा छोटा सा देश रूस जैसी महाशक्ति को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। रूस और यूक्रेन की सेनाएं बीते 4 साल से ज्यादा समय से एक दूसरे पर बारूदी बारिश कर रही। शुरुआत में यूक्रेन ने पश्चिमी देशों और अमेरिका में मिले हथियारों के साथ रूस का मुकाबला किया, लेकिन समय गुजरने के साथ पश्चिमी देशों के जखीरे खाली होते गए, लिहाजा उनकी मदद कम हुई। अमेरिका ने काफी हद तक मदद से हाथ खींच ही लिया, लिहाजा यूक्रेन ने स्वदेशी ड्रोन इंडस्ट्री को विकसित करना शुरू कर दिया। यूक्रेन की ड्रोन इंडस्ट्री को विकसित करने में यूरोपीय देशों का अहम योगदान रहा, क्योंकि वो रूस पर भरोसा नहीं कर पा रहे। यूरोपीय देशों का मानना है कि जिस दिन यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो गया, उस दिन यूरोप पर खतरा बढ़ जाएगा, और यही वजह है कि वो रूस को यूक्रेन में उलझाकर रखना चाहते हैं। तो ये ज़ेलेंस्की वॉर रुक जाए ना, नेटो चाहता है, वो सक्षम है उसको प्रभु प्यारा करने में, किसको, ज़ेलेंस्की को, पर वो चाहते वॉर होता रहे, और होता रहेगा तो रूस जो है, रूस को चेकमेट मिला है, नहीं तो रूस नेटो पे भी अटैक कर सकता है। रूस को थामा किया हुआ यूक्रेन ने, और अमेरिका भी कहता है इसको सैंक्शन लगाओ रूस पे, इनकी तकलीफ को, इकोनॉमिक तकलीफ को, सैंक्शन लगे भी हुए हैं, उनकी पेट्रोलियम भी खत्म हो रही है, उनके तो जो शिप पकड़े जा रहे हैं वहां पे मर्चेंट के ऊपर अटैक कर देते हैं सैंक्शन के तहत। तो और कौन देश चाहता है रुक जाए? कोई नहीं चाहता है। क्यों? रूस को चेकमेट के हिसाब से, और ज़ेलेंस्की की कुर्सी में चिपका हुआ है इन सब बातों से, पर और बार लंबा जरूर खींचेगा, ये रुकेगा नहीं जब तक, अगर जो चाहता है रुक जाए तो ज़ेलेंस्की को वो जल्दी से प्रभु को प्यारा करेंगे तभी काम होगा, नहीं तो हो नहीं सकता। यूक्रेन ने लंबी दूरी के ड्रोन विकसित किए। यूक्रेन के सब सी ड्रोन और अंडर वाटर ड्रोन ने जंग की तस्वीर ही बदल दी। रूस को जबरदस्त नुकसान हुआ और अब हालात ऐसे हो गए कि जंग की शुरुआत में ईरान के ड्रोन की मदद से लड़ने वाले रूस ने अब अपनी ड्रोन नीति में ही जबरदस्त बदलाव शुरू कर दिया। रूस के लिए ड्रोन अब उसकी युद्ध रणनीति का मुख्य हिस्सा बन गया, जबकि पहले ये केवल सहायक युद्ध नीति थी। पहले वो भारी टोही अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी उपयोग करता था, वो भी बहुत सीमित मात्रा में, लेकिन अब उसने अपने ड्रोन्स बेड़े को कई सत्रों तक बढ़ा लिया है और कई अहम कामों में वो अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करने लगा है। रूस ने अपने ड्रोन कार्यक्रम की शुरुआत 1960 के दशक में की थी, और वो भी टोही ड्रोन से। हालांकि 2008 के जॉर्जियाई युद्ध के सामने आई कमियों के बाद उसने अपने ड्रोन कार्यक्रम पर काफी ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि इस युद्ध से उसके ड्रोन बेड़े की गुणवत्ता और कमियों के साथ साथ उसकी सीमित ऑपरेशनल क्षमताओं का भी पता चल गया। यूक्रेन पर हमले से पहले रूस के पास ड्रोन इकोसिस्टम तो था, लेकिन उसकी क्षमता बहुत ही सीमित थी। उसके पास युद्ध के शुरू होने के समय मजबूत ISR क्षमताएं यानी खुफिया निगरानी और टोही क्षमताएं थी, लेकिन लड़ाकू ड्रोनों का भंडार सीमित था। मॉस्को ये मानकर चल रहा था कि ड्रोन उसके अभियान में केवल सहायक भूमिका निभाएंगे।
हालांकि बाद में जब युद्ध ने अपनी दिशा बदली तो मॉस्को की भी सोच बदल दी। यूक्रेन के साथ युद्ध की शुरुआत में रूस के भंडार में भले ही ड्रोन की संख्या बहुत सीमित थी, उससे ज्यादा ड्रोन के इस्तेमाल होने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि रूस ने ईरानी शहादे ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया। शहादे आत्मघाती ड्रोन है जो दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक हमला करने में सक्षम है। ये ड्रोन एक तरह के उड़ने वाले हथियार है जो हमला करने से पहले अपने टारगेट के ऊपर मंडरा सकता है। ईरान के शहादे 131 और शहादे 136 को घरेलू स्तर पर गेरान 1 और गेरान 2 के रूप में तैयार किया गया। इन कम लागत वाले ड्रोन्स ने कम खर्चीले हमलों की राह तैयार की। हमला करने के लिए शहादे रूप से एक साथ लॉन्च किया गया, जिससे यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम लगभग चरमरा गया और महंगे जवाबी उपाय अपनाने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा। 2023 तक रूसी सेना फर्स्ट पर्सन व्यू यानी FPV ड्रोन का इस्तेमाल करने लगी। FPV ड्रोन पर कैमरे लगे होते हैं जिससे वो लाइव वीडियो भेजता है। इससे जमीन पर काम कर रहे ऑपरेटर को टारगेट को सीधे देखने का मौका मिलता है। FPV ने युद्ध क्षेत्र में निगरानी के एक नए स्तर की शुरुआत की और हर जगह पहुंच सकने का एहसास दिलाया। हालांकि शुरुआत में इनको इन्फेंट्री को सहायता देने, माइन गिराने जैसे मकसद के लिए तैनात किया गया था, लेकिन बाद में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल विस्फोटक पेलोड गिराने के लिए किया जाने लगा। युद्ध के तीसरे साल तक ड्रोन्स को AI तकनीकों से लैस किया जाने लगा। यूक्रेन ने चूंकि अपनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं में सुधार किए थे, इसीलिए रूस को अधिक स्मार्ट AI संचालित ड्रोन विकसित बढ़ना पड़ा जो एयर डिफेंस सिस्टम को चमका दे सकते थे और टारगेट को कहीं अधिक सटीक तरीके से पहचान सकते थे। ड्रोन युद्ध अब रूस के सैन्य सिद्धांत में पूरी तरह से शामिल हो गया। खबर है कि मॉस्को ने इसके लिए एक खास विभाग बनाया है जो इस बात पर नजर बनाए रखता है कि ड्रोन किस तरह युद्ध के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सब खास ड्रोन इकाई रूबिकॉन के गठन के बाद हुआ, जो यूक्रेनी सेना के कुर्स्क में किए गए अभियान के जवाब में रूस की कार्रवाई में अहम साबित हुई। आज रूस की मिसाइलें और ड्रोन यूक्रेन में भारी तबाही मचा रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि यूक्रेनी सेना के पास एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों की कमी होने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन मस्ट गिव अप नाउ। उसे इंडिया का बड़ा हमारा मेन टैक्टिकल एयरक्राफ्ट यूक्रेन सपोर्ट करता है। एंटोनोव 32, उनके स्पेयर पार्ट्स, उनके बैकअप्स, HAL के साथ उनके टाइप सारे रुके पड़े। बहुत मेजर इम्पैक्ट हो रहा है। ये सारी चीजें मतलब बैकग्राउंड में है, बट एवरीवन वांट्स दिस वॉर टू गेट ओवर, और ये गेट ओवर करने के लिए ज़ेलेंस्की हैज टू गिव अप, बिकॉज वो इस स्थिति में आज नहीं है कि बिना यूरोप की सपोर्ट के इस वॉर को 2-3 महीने भी और लड़ पाए। ही इज ऑलमोस्ट क्रैशिंग। उनका एक्स डिफेंस मिनिस्टर ओपनली रिवोल्ट कर रहा है कि फिर से इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शंस होंगे तो ज़ेलेंस्की चले जाएंगे, ज़ेलेंस्की चले जाएंगे तो ये वॉर विद फ्यू मंथ्स खत्म हो सकती है। फिलहाल तबाही की आग में जहां यूक्रेन झुलस रहा है, तो वहीं इसकी तपिश रूस को भी झुलसा रही है। सवाल ये है कि आखिर कौन सा पक्ष पहले झुकेगा और जंग का खात्मा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। रशिया और यूक्रेन के बीच में जबरदस्त प्रहार देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सब में रूस का ज़ेलेंस्की के गृहनगर पर बड़ा अटैक भी देखने को मिला है। क्रीविरी में शॉपिंग सेंटर पर दरअसल बड़ा ड्रोन अटैक किया गया है। कई सारे लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है, 10 बताया जा रहा है और करीब 130 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अभी भी हालांकि ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। तो रूस का ये ज़ेलेंस्की के गृहनगर पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक रहा है शॉपिंग सेंटर पर। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इस शॉपिंग सेंटर को तबाह कर दिया गया है। बताया ये गया कि पहले जो अटैक किया गया उसमें शॉपिंग सेंटर में मौजूद
लोग शिकार हुए। उसके बाद जब रेस्क्यू की टीम पहुंची है तो रेस्क्यू टीम पर एक बार फिर से अटैक कर दिया गया, जिसकी वजह से और ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हालांकि अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू बचाव अभियान चल रहा है कि अगर कोई अंदर है तो उसे वहां से निकाल लिया जाए। ये कोई पहली बार नहीं है जब दोनों देश इस तरीके से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत की स्ट्रेटजी बहुत अलग थी। शुरुआत में स्ट्रेटजी यूक्रेन और रशिया की ये थी कि खाली पड़े हुए ढांचों को शिकार किया जाए, लेकिन अब रशिया हो या फिर यूक्रेन उन जगहों पर निशाना साध रहे हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं। शॉपिंग सेंटर हो या फिर कोई स्टेशन हो, जैसे कि पेट्रोल स्टेशन है, वहां पर बड़े हमले उनकी तरफ से किए जा रहे हैं और इस सब में मौतों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। एक्सपर्ट्स यहां तक दावा करते हैं कि रशिया सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के क्रीवरी में ही करते हुए नजर आ रहा है, यानी जेलेंस्की के गृहनगर में। वही यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में रूस का बड़ा ड्रोन अटैक देखने को मिला है। ग्रामीण शख्स पर एफपीवी ड्रोन से अटैक किया गया। ड्रोन हमले की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। तो यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में भी रशिया का ड्रोन अटैक देखने को मिला। इसकी शुरुआत यूक्रेन की तरफ से की गई। यूक्रेन की तरफ से जितने भी हमले किए गए वो ड्रोन अटैक ही रहे। ड्रोन की वजह से मॉस्को को दहला दिया गया था और अब ऐसे में कहीं ना कहीं उसी स्ट्रेटजी पर यूक्रेन को घेर रहा है रशिया। रशिया लगातार ये प्रयास कर रहा है कि वो भी अब सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन के भीतर ज्यादा नुकसान कर सके, क्योंकि यूक्रेन यही कर रहा था रूस के साथ। अब इसी वजह से रशिया हो या फिर यूक्रेन एक दूसरे पर लगातार ड्रोन से अटैक करके हमले करते जा रहे हैं और एक दूसरे का ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। आपको तस्वीरें यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क की दिखाती हूँ। ये तस्वीरें सामने आई हैं। रूस का ड्रोन अटैक यहाँ पर देखने को मिला है। ये शख्स जो कि गुजर रहा था रास्ते से, लेकिन इसके ऊपर घात लगा करके एफपीवी ड्रोन से अटैक कर दिया गया है। इन ड्रोन हमले की जो तस्वीरें सामने आती हैं वो बताती हैं कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि ये शख्स पीछे हटने का प्रयास करता है, ये अपने तरफ आते हुए खतरे को भांप जाता है, लेकिन बावजूद इसके ये घात लगा करके अटैक किया गया है। यानी अब सिर्फ यूक्रेन की संपत्तियां रशिया के निशाने पर नहीं है, बल्कि यूक्रेन के लोग भी रशिया के निशाने पर हैं और वो इसी तरीके से अटैक कर रहे हैं कि जहां ज्यादा से ज्यादा लोग मौजूद हों वहां ज्यादा से ज्यादा अटैक करके हम नुकसान पहुंचाएं। जेलेंस्की के ऊपर ये प्रेशर बने कि वो राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दे और उसके बाद यूक्रेन उनके हवाले कर दे, यानी रशिया के हवाले कर दे। इस स्ट्रेटजी पर जैसे जैसे रूस काम कर रहा है वैसे वैसे यूक्रेन भी काम कर रहा है। यूक्रेन ने आर्थिक तौर पर रशिया की कमर तोड़ दी है। 4 साल से ज्यादा बीत चुके हैं इस युद्ध को और अभी भी ये युद्ध ना तो रुकते हुए नजर आ रहा है और ना ही निकट भविष्य में रुकने की कोई संभावनाएं और संकेत दे रहा है। तो ये थी खबरें आज की विस्फोट में। फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।